जय परशुराम साथियों। आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, सादर अभिनंदन आप सभी का। और बहुत दिन बाद मौका मिला मुझे आप सबों से जुड़ने का। और लाइव वीडियो तो मैं शुरू से ही एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म मानता हूँ जो अपने विचार में रख सकूं और साथ साथ आपकी भी सोच को मैं जान सकूं। सोशल मीडिया पे जो भी गतिविधि हो रहा है, इधर कुछ निजी कारण से मैं जुड़ा नहीं रह पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं गतिविधियों पे नज़र बनाए रखता हूँ। अपने दोस्तों, साथियों, आपके विचारों को सुनने की उत्सुकता मन में हमेशा बनी रहती है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि जुड़ा रहूँ आप सभी से। और आप सभी के समर्थन, विश्वास। जय परशुराम सचिन जी, स्वागत है। जय परशुराम गुलशन बाबू, स्वागत है आपका। प्रणाम विनायक बाबू, प्रणाम। तो आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं फिर से। और आप सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी प्रणाम अविनाश भैया, कैसे हैं आप? तो जी सचिन जी, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे एक लंबे समय से नज़र है। प्रणाम प्रिंस बाबू, कैसा है तबीयत आपके मामा जी का? हम फ़ोन नहीं किए थे, फिर पता नहीं चला हमको। तो बहुत दिन बाद जुड़ने का मौका मिल रहा है आप सभी से। तो और जय परशुराम कौशल बाबू, जय परशुराम साकेत जी, आपका तो नाम भी मेरा ही नाम जैसा है। जय परशुराम ब्रजेश जी, जय परशुराम शशि बाबू जी। तो निश्चित रूप से प्रणाम अंशु बाबू। आप तो जुड़ रहे तमाम साथियों को मेरा अभिनंदन है, मेरा प्रणाम है। और बहुत दिन से जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम थे, तो उन पे एक राय रखना और आपकी बातों को जानना और अपनी भी बात रखना, तो उसमें एक सोशल मीडिया एक अहम प्लेटफॉर्म है। जय परशुराम रंजन जी, कैसे हैं आप? जय परशुराम पिंटू बाबू। तो एक लंबे समय से जय भूमिहार अजीत जी। तो एक लंबे समय से जो मूवमेंट चला आ रहा है, जो हम लोगों ने प्रयास किया, उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। जय परशुराम पवन बाबू, स्वागत है हर्षित जी। तो एक लंबे समय से जो मूवमेंट चल रहा है, उसका कुछ सीख नहीं। रंजन जी, भूल कैसे सकते हैं? आपको भूलने का कोई सवाल है? तो लाइव के थ्रू आज जो विशेष कारण था लाइव का, मैं चाहूँगा कि आप भाई जुड़ रहे हैं। जय जय परशुराम मनोरंजन जी कीते हुए मैं अपनी बातों को रखूं, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो सवर्ण आरक्षण बिल। जी बिल्कुल अविनाश भैया, आप भी हमारे दिल में हैं। तो सबसे पहले तो सवर्ण आरक्षण बिल। जी प्रणाम मृत्युंजय भैया, बिल्कुल सब आप आशीर्वाद है भैया, सब बढ़िया है। तो सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो गया। सीताराम जी, जब मिलिए तब मिठाई खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जय जय परशुराम, बहुत बढ़िया अंकित बाबू। आशुतोष भैया तो जिंदाबाद रहेंगे ही, इतना अच्छा काम किए हैं और समाज के सामने, मतलब उनका निजी जीवन कुछ नहीं है, कहा जाए तो पूरा पब्लिक लाइफ एक तरह का जी रहे हैं। आप सबों के बीच, हम सबों के बीच वो अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो जी हम आपका समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को आगे रखता हूँ। तो सवर्ण आरक्षण बिल आप जय श्री राम शशि भैया, तो दोनों सदन में पारित हो गया। और सोचने वाली बात है, जैसे एक स्वाभाविक है कि इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ऐतिहासिक कदम है। और जो समाज के बीच से आवाज उठ रहा था, प्रणाम सुशील बाबू, कि समाज के बीच भी गरीबी है, समाज की स्थिति जो है वो दिनों दिन बदतर होते जा रही है, तो हमें भी जो है प्रोत्साहन की, सरकारी समर्थन की सरकार के तरफ से
जो समर्थन है और सरकार का जो नेग्लेक्शन अगर देखा जाए सिस्टमैटिक तौर पे, भले ही एक खुशी का माहौल है, एक तरह का खुशी का माहौल जो देखने से समझ में आता है, सोशल मीडिया पे भी कई लोग जाहिर कर चुके हैं, और तो इससे हम भी अछूते नहीं है। जय परशुराम अंकित बाबू। तो इससे हम भी अछूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसे तो कहना बहुत जरूरी है कि किन परिस्थितियों में इस विधेयक को लाया गया, अगर तो और इसके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। तो प्रणाम राहुल बाबू, नहीं भुलाने का कोई सवाल ही नहीं है, भूल कैसे जाएंगे राहुल बाबू। तो लाया गया, किन परिस्थितियों में लाया गया, तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगा, जो रिजर्वेशन है, जो संवैधानिक रूप से दो तथ्य है इसके पीछे। आप अगर देखिएगा जो बहस चल रहा है आज के पहले, कि जो है आप सोशल मीडिया से लेकर जो टीवी न्यूज़ मीडिया है उस पर भी आप बहस जब देखेंगे तो वो लोग यही दुहाई देते हैं कि पूना पैक्ट से लेकर और जो आरक्षण का प्रावधान 1950 जब संविधान का गठन हुआ तब जब किया गया, तो उस समय जो है कई पॉइंट्स को उसमें कंसीडर किया गया। सोशल कम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कंसीडर किया गया, उसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का वेपन नहीं माना गया है, कहा जाता है। लेकिन ये थॉट कब था? जब इस देश में जमींदारी प्रथा थी, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था। जमींदारी प्रथा, अगर आप डेटा पे फैक्ट पे जाइएगा तो संविधान 1950 में जब लागू हुआ उसके 15 महीना बाद पहला संशोधन आया था जमींदारी प्रथा के एबोलिशन के पक्ष में। तो उस समय तक जमींदारी प्रथा थी। तो मैं और जिनके कमेंट्स का अभी जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और भाइयों का कम से कम समय लूं और मैं अपनी बातों को दृढ़ता से रखूं। तो जब उस समय की सिचुएशन ये थी कि जमींदारी प्रथा समाज में कायम थी, लागू थी, और उस समय छुआछूत या फिर अन्य जो जातीय विभेद थे जो समाज में जो कुछ चले आ रहे थे, और स्वाभाविक है वो, मैं यहां तक अगर स्टडीज को देखा जाए तो उन जातीय विभेदों को अंग्रेजों के द्वारा समाज के अंदर बुना गया ताकि समाज के अंदर कभी यूनिटी नहीं आए और उनके खिलाफ रिवोल्ट नहीं हो, उनके खिलाफ एक आक्रोश जो है वो ज्वाइंट आक्रोश जो फूटता है, और ताकि रिबिलियन नहीं हो। तो रिबिलियन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए समाज के अंदर ऐसे ऐसे प्रथाओं को चलाया गया और जातीय विभेद, जातीय जो गैप था उसको बढ़ाया गया। अदरवाइज हमारा समाज तो सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है। अगर आप रामायण से उदाहरण ले लेंगे तो माता सीता का त्याग श्री राम जी ने एक धोबी के आलोचना पर किया था। तो आप देख सकते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक समरसता का ही इतिहास है। लेकिन हाँ, कुछ बौद्धों ने, अगर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आज जो है ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे समाज के अंदर एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो शास्त्र का भी जो है मनगढ़ंत उसका अर्थ निकाल के धीरे धीरे सामाजिक विभेद को, और धीरे धीरे माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा हद तक आउटसोर्स्ड है। बेसिक जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है उसमें हम नहीं मानते कि विभेद है। यहां सब समाज के अंग थे। जैसे अगर गांधी जी का विवेचना भी कहा जाता है कि हरिजन नाम उन्होंने क्यों दिया, तो उसके बाद कहा जाता है कि शूद्र अगर हैं तो सबसे जो निचले पायदान में है उनकी तुलना हमारे पैरों से की गई है, मतलब उन पे समाज खड़ा है, उनके बिना समाज नहीं चल सकता है। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो संरचना है वो सामाजिक समरसता की थी। लेकिन इसमें जो फॉरेन एलिमेंट आया, जैसे कम्युनिस्ट सिद्धांत आया, तो इस तरह करके समाज के जो फैब्रिक को धीरे धीरे नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया। तो अब और जो 1950 में आरक्षण लागू किया गया वो उस समय के तत्काल परिस्थिति को देखकर लागू किया गया। लेकिन आज 50 साल बाद क्या हम दोस्ती करने में देखते हैं कि अगला जो है वो किस जाति का है? किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि वो अगला किस जाति का है? नहीं देखते हैं, ये सच्चाई है। आप बस में बैठते हैं, क्या देखते हैं कि अगला किस जाति का आपके साथ बैठ के घूम रहा है? आप ये नहीं देखते हैं। आप किस होटल में जाके खाते हैं, आप देखते हैं कि अगला आपके बेंच पे बैठा हुआ किस जाति से है, किस धर्म से है? क्या देखते हैं? क्या हमारी ये मनोभावना है, मनोदशा है? नहीं है। तो फिर ये जो विभेद है, जो इस शोषण का राग जो आलापा जाता है, आज नहीं, ये तो 200 साल, 250 साल, सैकड़ों साल पहले अगर कुछ विभेद था
क्या उसके लिए पूरे सवर्ण जाति या पूरे समाज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता है। आप एक और उदाहरण हम ले लेंगे, अगर ब्रॉडली सोचा जाए, अगर दिमाग को थोड़ा संकीर्ण ना हो के ब्रॉडली अगर सोचा जाए, तो आतंकवाद माना जाता है कि हर एक आतंकवादी अमूमन मुसलमान है, माना जाता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कौम को आतंकवादी नहीं कहा गया। अगर दुनिया ने मुस्लिम कौम को आतंकवादी नहीं माना, तो क्या हमारे समाज में या किसी समाज में वो हो सकते हैं कुछ बैड एलिमेंट्स के कारण, क्या पूरे समाज को आप कैटेगरी में खड़ा करेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है। आप नाइंसाफी कर रही हो, हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये देश हमारा जितना है, जितना आपका है, जितना हमारा है, उतना ही हमारा है। मतलब हम लोग का बराबर अधिकार है। ये देश को हम लोग अपना बराबर का हक इस देश पर मानते हैं। तो स्वाभाविक है यहां भी जो सरकार है वो अगर हमारे समाज का कोई उपेक्षित तबका है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, तो निश्चित रूप से वो गरीब, अगर एक और विस्तृत अगर चर्चा किया जाए तो उसमें बहुत से बातें निकल के आएगी। जो हमारे समाज में भी गरीब है वो भी शोषित है, उसका शोषण हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है आप बारीकी से देखिए कि गांव देहात में जो गरीब है, आप जो कुठौत का मामला आया था जिनमें भुखमरी से मौत हुई है, उसमें आप अगर मामले के तह में जाएंगे तो उनका भी शोषण किसी अपने स्वजातीय के द्वारा किया जा रहा था। मतलब कोई ऐसा भूमिहार था जिनके यहां वो काम करते थे, वो उन्हें मजदूरी नहीं दे रहा था। तो ऐसा नहीं है, जो गरीब है वो तो शोषित होगा ही, सबसे पहले प्रोन टू शोषण है। इवन अपने समाज के अंदर भी ये शोषण की संस्कृति रही है। आखिर क्या कारण था जिस शाहजानंद सरस्वती स्वजातीय होते हुए भी जमींदारी प्रथा के एबोलिशन के खिलाफ इतने बड़ा जंग समाज के अंदर छेड़ दिए, जो कहीं ना कहीं समाज सबसे ज्यादा डैमेज हुआ उससे। इसके पीछे कारण था कि कहीं ना कहीं शोषण की प्रवृत्ति समाज में थी जिसके खिलाफ उनके अंदर एंगर भरा। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुका है, इसलिए अब सरकार भी इवन इस चीज को समझ गई। जब कई बाहुल्य जातियों जैसे जाट, मराठा, अगर बिहार में भूमिहार, ये भी प्रबल जाति में गिना जाता है, तो निश्चित रूप से सब जगह ये क्षोभ कहीं ना कहीं व्याप्त था कि हमें सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। और एक बात मैं और आपको कहता हूं कि नौकरियों की संख्या, इसमें आरक्षण के पीछे दो कॉन्सेप्ट है जो हमें इस लड़ाई से भ्रमित करना चाहते हैं। वो एक बात कहते हैं कि सरकारी नौकरियां हैं कितनी, नौकरियों की संख्या गिनाई जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि नौकरियों की संख्या से इसे न देखें, इसे देखें आप प्रतिनिधित्व के नजरिए से। मतलब शासन व्यवस्था में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, वो आरक्षण के जरिए सुनिश्चित किया गया। क्यों एक कहा जाता है कि एक छोटा सा एक जेपीसी कमेटी भी गठन हो, चाहे कोई मामला पे एक कमेटी बने, तो उसमें एक प्रतिनिधि जो है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए। तो क्यों कहा जाता है? उसी तरह एक प्रतिनिधि सवर्ण का भी होना चाहिए। ये मांग, मतलब हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए सिस्टम में। कहीं भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, तभी वो हमारे हित की बात ऊपर तक पहुंचाएगा। और कहीं ना कहीं समाज जो है आज चापलूसों का दर्द झेल रहा है। चापलूस नेताओं का, जब हमने स्वजातीय नेताओं का विरोध शुरू किया तो समाज के बीच से आवाज आया कि ये तो अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जबकि ये बात आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उसका परिणाम क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो आज देश पर एक स्वयं सदन में बहुमत है लोकसभा में जिस पार्टी के पास, और देश, इतने बड़े देश पे शासन कर रही है, क्या ऐसी मजबूरियां रही कि वो 2/3 जिसमें रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उसका संशोधन करके और उस बिल को पारित करके उसको कानून बनाया गया? क्या ऐसी मजबूरियां नहीं? क्या हमें गरीबी आज ही आ गई? नहीं। ये जो मूवमेंट चला, जो आपका संघर्ष था, तो निश्चित रूप से ये सत्ता के गलियारों में पहुंच रही थी। और भाजपा जैसी संगठन, भाजपा ही नहीं, कई अन्य पार्टियां भी वो सवर्णों के बदौलत ही चल रही हैं। उसमें जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंस है ना, वो फॉरवर्ड कम्युनिटी का ही है। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे भाजपा हो। तो भाजपा सिर्फ चुनाव ही नहीं हारेगी। अगर आज फॉरवर्ड अगड़ी जातियों का समर्थन इन पार्टियों से उठ जाए तो भाजपा चुनाव ही नहीं हारेगी, बल्कि भाजपा का वजूद एक संगठन के रूप में मिट जाएगा। हाँ जी, प्रणाम देवाशीष सर।
सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग स्वाभाविक है। अगर सरकार अनसुना करते रहेगी और समाज के अंदर असंतोष इसी प्रकार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक दिन तो ऐसा नौबत आएगा ही जिस समय सेपरेट इलेक्टोरेट का भी मांग उठेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया था, तो क्या कारण थे इसके पीछे? समाज का जो है इतना बड़ा नेग्लेक्शन, जो समाज को नेग्लेक्ट किया गया। तो निश्चित रूप से ये आपकी एक मुश्त एकता और 3 राज्यों में चुनाव में हार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 बड़े बड़े स्टेट, और बीजेपी जैसी पार्टियों का जो हिंदी हर्टलैंड है वही स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो इन स्ट्रांग होल्ड में बीजेपी का जो डिफीट हुआ, तो उसके अंदर जो मंथन के प्रोसेस से यही निकल के आया कि जो है सवर्ण में थोड़ी सी एकता आई है जो नोटा में परिलक्षित हो रहा था, और उस नोटा के कारण जो है वहां सरकारें बदल गई, हर जगह कांटे की टक्कर थी। अगर सवर्ण में इसी प्रकार से भावना अगर स्ट्रांग होते चला गया और यूनिटी बनी तो पता नहीं बीजेपी तो सत्ता से भी चली जाएगी। इस भावना, इस प्रबलता के डर से इस सरकार संशोधन लाई है। नहीं तो इतना हड़बड़ी में, जो कि न पॉलिटिकल न बीजेपी के कंसाइंस में कहीं नहीं था, और इस सरकार के रुख से कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार के फैसले लेती। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष का जो बीड़ा उठाया इस समाज ने, तो उसका परिणाम है, ये आपके संघर्ष का परिणाम है। तो मैं तो आप सभी को बधाई देना चाहूंगा जो इस लड़ाई में हमारे साथ डटे रहे कमर कस के, कि किसी समय आप और हम भी उपहास के पात्र हुआ करते थे। इस समाज के बीच में कुछ लोग जो मानते थे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, या फिर आप हम पे आरोप लगता था, लाछन लगता था। लेकिन आज जो सरकार ने फैसला लिया वो हमारे प्रयासों पर मुहर लगाया। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई यहां रुकनी नहीं चाहिए, इसे जारी रखने की जरूरत है। और जारी रखने की क्यों जरूरत है उसके पीछे मैं कुछ तर्क और रखना चाहूंगा। सबसे पहला चीज तो है कि ये जो कैप हटा 50% का जो कैप हटा, अब इससे पहले से भी ये कैप क्या फॉरवर्ड रिजर्वेशन, फॉरवर्ड अगड़ी जातियों को ही 10% आरक्षण देकर हटाया जा सकता था? नहीं। जो पिछड़ी जातियों में SC ST या OBC में जो प्रेशर ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान पा रहे हैं, आजकल जो बैकवर्ड कम्युनिटी में प्रेशर ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो प्रेशर ग्रुप्स अगड़ी जातियों में भी उसका फॉर्मेशन हुआ। हमारे जो संगठन है, जो जातीय संगठन बन रहे हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स का काम कर रहे हैं। तो उन प्रेशर ग्रुप्स का था, वो शुरू से वो कह रहे थे कि 80% से ऊपर रिजर्वेशन का कैप लेके जाओ। तो अभी जो कैप खुला है उसमें कई जो स्टेट हैं जहां फॉरवर्ड जातियों की संख्या कम है, वहां ये रिजर्वेशन का कैप खुलने से हो सकता है कि 80% रिजर्वेशन हो, 90% रिजर्वेशन हो। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि सदन में बहस के दौरान AIADMK जो तमिलनाडु की पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वहां के एक सांसद ने सदन से वॉकआउट इसी बात को रखते हुए किया कि तमिलनाडु का एक बहुत प्रोलॉन्ग डिमांड था कि 69% रिजर्वेशन दिया जाए, जिसे केंद्र सरकार ने बहुत लंबे अरसे से नेग्लेक्ट किया। केंद्र सरकार से मांग किया गया था कैप को बढ़ाने के लिए, तो मेरा डिमांड क्यों नहीं सबसे पहले पूरा किया गया, जो 10% आरक्षण दिया गया? इसका मतलब है कि 50% का कैपिंग का मामला टूट गया। अब हर एक स्टेट में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो फॉरवर्ड डोमिनेटेड नहीं है, हर एक स्टेट डोमिनेटेड नहीं होगा, हर एक स्टेट में फॉरवर्ड की जनसंख्या नहीं है, तो ये अब राज्य सरकारें क्या करती है ये भी देखने वाली बात होगी कि रिजर्वेशन का एक्सटेंट किस हद तक बढ़ाया जाता है और राज्य सरकारें क्या करती है। इसलिए हमारा शेयर हमको कितना मिलेगा ये आज भी निर्भर करता है कि हम आपस में कितने स्ट्रांगली एकजुट हैं, कितने स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। इसलिए मैं अभी भी आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार ने हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा है, उसी मजबूती से आज भी अपने हाथों को पकड़े रखिए। आज भी उन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है जिनके नीतिगत या नैतिक रूप से आपका कोई स्थान उन पार्टियों में नहीं था। विगत केंद्र सरकार के तरफ से बनाई जा रही पिछली 4 साल की नीतियों में आपका कोई समावेश नहीं था। बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों में आपका कोई समावेश नहीं था। इस समाज को आंदोलन करके, पुतला दहन करके, बंदी बुलाकर इस समाज को एहसास कराया गया कि आपका कोई समावेश सरकारी नीतियों में नहीं है। और ये शायद मेरे को लगता है कि 4 साल, 4.5 साल या 5 साल में पहला नीति है जिसमें आपके बारे में कोई सोचा, आपके बारे में सोचा। क्यों सोचा? ये आपकी एकता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये देश
अगर दलितों और ओबीसी के बिना भी नहीं चल सकता तो यह देश बिना फॉरवर्ड के भी नहीं चल सकता। तो यह चीज सुनिश्चित कीजिए, हटाना, बीजेपी को हटाना और कांग्रेस लाना, यह हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी हक की लड़ाई है। हमने वोटों की राजनीति को तो कभी आगे नहीं बढ़ाया। आज इतने दिन से आप आंदोलन देख रहे हैं, हमारे आंदोलन का स्वरूप गैर राजनीतिक था और आज भी गैर राजनीतिक है। और यह आरोप लगाना, तो आज भी कल भी आप ब्लाइंड फॉलोअर किसी पार्टी के हैं और उसके एवज में हम पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये आप हमारे साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको उन जो समाज के लिए लाठी खाए, माननीय अशोक सर, जिनका सर फूटा, जिनका पैर टूटा, जिन्होंने पुलिस जातियां सही, आशुतोष भैया जिनके शरीर में लाठियों के दाग हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। तो ये आरोप अब आपको नहीं लगाना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस, हम भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं खड़े हैं। हम समाज के लिए, अपने समाज के लिए आधार के लिए, अपने समाज के मजबूत आधार के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और लड़ने से ही मिलेगा। जो एक आशुतोष भैया बात कहते हैं कि मां अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती है अगर बच्चा रोता नहीं है तो एक मां जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है उसको भी नहीं पता लगता कि मेरा बच्चा भूखा है और उसे दूध पिलाना चाहिए। तो ये तो सत्ता और जनता का ये रिलेशन है। यहां से कहां से आपको पता लगेगा कि जनता किस चीज से पीड़ित है, जब तक कि जनता के बीच से वो आवाज सत्ता की गलियानी तक नहीं पहुंचेंगी। और वो 125 करोड़ की जनसंख्या में आप 70 लाख की आबादी रखने वाला भूमिहार और ब्राह्मण कम्युनिटी, जो वो भी, उसकी भी एक अच्छी आबादी है, लेकिन उतनी भी नहीं। 125 करोड़ में जहां पे 7,000 जातियां हैं, 5,000 तो ओबीसी में सिर्फ जातियां हैं, तो हजारों जातियों के बीच में 2 जाति की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। तो जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो सड़कों पर उतरने की संस्कृति को इम्बाइब कीजिए। इस समय आ गया कि आपको सड़कों पर उतरना होगा और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आपको कुछ मिला। और मैं कहना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, इतना से संतोष करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। सरकार, बिहार सरकार और राज्य सरकार की मैंने योजनाओं की स्टडी की थी, जिसमें जैसे खाद वितरण हो गया, कृषि जो हार्वेस्टिंग टूल्स है, जो कृषि में जो हार्वेस्टर है या फिर और किसी तरह का पंप सेट है आप लेते हैं, उसमें अनुदान, उसमें SC/ST को अनुदान मिलेगा तो 60% मिलेगा। वही अगर जो नॉर्मल किसान को मिलेगा तो 40%, 30% मिलेगा। तो उसी तरह पढ़ाई में स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है। तो सारी जितनी भी सरकारी नीतियां बनती हो, कोई योजना बनता हो, उसमें कुछ ST/ST या OBC अनुभाग होता है, जिसमें सरकार जो है विशेष रियायत देती है, विशेष कोटा देती है, उम्र में छूट देती है। ये सब जो अपीजमेंट प्रोसेस है, निश्चित रूप से ये सवर्णों में भी जो गरीब हैं उन्हें भी इन सारे लाभ मिलने चाहिए। अगर आप जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसकी लड़िए। वो तभी होगा जब सवर्ण एक वोट बैंक के रूप में यूनाइट होगा। सवर्ण एक कोई पॉलिटिकल फैक्टर नहीं था। मैं बहुत लंबे समय से लिखता आ रहा हूं। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि जैसे बिहार तो माना जाता है कि जो पॉलिटिकल कंसेप्ट का जनक है, तो आनंद मोहन जो राजपूत कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने सवर्ण को पॉलिटिकल फैक्टर बनाने का पहला प्रयास किया था। और दूसरा प्रयास जो है अगर किया जा रहा है तो माननीय आशुतोष भैया के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो सवर्ण को पॉलिटिकल फैक्टर बनाने की दिशा में एक काम किया गया और आपको पॉलिटिकल फैक्टर बनना ही पड़ेगा जो स्वतंत्र होगा। राष्ट्रवाद का चोला सिर्फ हमारे लिए नहीं है। इस राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उतनी ही अन्य जातियों की भी है जो इस राष्ट्र का संसाधन भोग रहे हैं, और उतनी ही हमारी है। इसलिए सामाजिक हितों से किसी प्रकार का कोई समझौता भविष्य में भी नहीं किया जाएगा। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। और जिस प्रकार से समाज को हमने एक करने का बीड़ा उठा रखा है और जिस द्रुत गति से हम लोग चल रहे हैं, उस गति में भी कोई छेप नहीं लगेगा। जिस चीज को एकदम सुनिश्चित कर लेना है। और दलितों में भी मैं कहूंगा कि दलितों में भी, ओबीसी में भी जो है कई जातियों की पार्टियां बनी। आज पासवान का जैसे पासवान जो जातियां हैं उनको संगठित किया एक तरह से। आप जो कोयरी है उनको उपेंद्र कुशवाहा के प्रति आप नेतृत्व में संगठित होते देखिएगा। यादव हैं, कुर्मी हैं। तो आखिर भूमिहार का जो बार्गेनिंग पावर है, जिस पे मैं शुरू से कहता हूं कि अगर एक पॉलिटिकल फैक्टर के रूप में स्वतंत्र उदय नहीं हुआ
तो निश्चित रूप से आप अभी भी पिछड़े रह जाएंगे। आपकी लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, आप लड़ेंगे तो जिएंगे। इस चीज को, इस फैक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए और इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि इस समाज के लिए संघर्ष का ही समय है, इस संघर्ष का ही काल है। और अगर आप संघर्ष करेंगे तभी आपकी आने वाली पीढ़ियां आबाद हो पाएंगी। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना है ताकि जो भी शेयर बढ़े, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन अब धीरे धीरे आ जाएगा। ये भी चीज एकदम निश्चित रूप से आप जान लीजिए। हां शशि भैया, बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में सबसे प्रमुख राजद था। राष्ट्रीय जनता दल, जिसके सांसद मनोज झा, मैंने 11 मिनट का भाषण भी सुना था। तो इस प्रकार के जो दल हैं, तो इस प्रकार के दल में जाके और जो पार्टी से टिकट की आशा जो लगाए हुए हैं, मेरा उनके बारे में भी कुछ कहना है। इस प्रकार से जो, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कांग्रेस का है और जो उन पार्टियों से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है कि हम फॉरवर्ड विरोधी हैं, फॉरवर्ड का वोट नहीं लेते हैं, ये वो तो सेनारी नरसंहार के समय से चला आ रहा है कि वो हमें वोट नहीं देते थे। जब वहां पे नरसंहार हुआ था तो कोई नेता वहां सत्ता पक्ष से देखने तक नहीं जा रहा था। जब राबड़ी देवी का स्टेटमेंट भी आया था कि ये हमारे वोटर नहीं है। तो हम तो उस दौर से गुजरे हैं, उस दौर को देखे हैं। तो आज निश्चित रूप से जिस प्रकार की बयानबाजी राजद और एवं अन्य पार्टियों के द्वारा की जा रही है, इस स्थिति में इस समाज के जो कुछ लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, वो अपना स्वाभिमान बेच के, पॉलिटिकल फायदा के लिए जो स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं। हम स्वाभिमान के बेच के चलने वाले लोग नहीं हैं। तो भैया, हम में और उनके सोच में अंतर तो निश्चित रूप से आएगा। और निश्चित रूप से इस समाज को लीडरलेस बनाने के पीछे सारा लोग पड़ गया। इस समाज में जो भी कुछ मजबूत नेता थे या फिर जो भी इस तरह के जो जनाधार वाले नेता रहे, उन्हें हरा दो किसी प्रकार, उन्हें टॉर्चर करो, इस प्रकार का ही संस्कृति जो है लगातार देखने को आया है। तो आप देखिएगा, कोई भी पार्टी, भाजपा ने क्या किया, हमारे लीडरशिप को खत्म कर दिया। आज भी एक सवाल तो कम से कम जग जाहिर है ना, केंद्र सरकार आरक्षण दिया वो हम ठीक है, लेकिन बिहार भाजपा में जो हो रहा है, जो भाजपा भूमियार की पार्टी, तो भाई ब्राह्मण की पार्टी आज भाजपा ही है। तो निश्चित रूप से बिहार भाजपा में क्या हुआ, चंद्रमोहन राय एक ईमानदार पॉलिटिकल लीडर, ड्राई ऑनेस्ट जिसको कहते हैं, ड्राई ऑनेस्ट। सीपी ठाकुर जो इतने बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति, उनकी क्या हंस रहे इस पार्टी में। एक कैबिनेट पोर्टफोलियो तक आपको नहीं दिया गया था लोकसभा इलेक्शन के बाद। ये आपके डिसयूनिटी का परिणाम है, आपके बिखराव का परिणाम है। एक कैबिनेट पोर्टफोलियो के लायक नहीं समझा गया, जबकि खुद को आप स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं। आप खुद कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। कैसे बुद्धिजीवी हैं जो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको एक पोर्टफोलियो, कैबिनेट पोर्टफोलियो के लायक भी नहीं समझती है। फिर मैं बात करना चाहूंगा उन लोकसभा सीटों का। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, इन सीटों पर जो भूमिहार बाहुल्य सीटें हैं, उन्हें अन्य जातियों को क्यों दिया जा रहा है, जहां पे हमारी दावेदारी सबसे स्ट्रांग है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स, सिंपल है, ये प्रेशर ग्रुप्स जो आज सामाजिक यूनिफिकेशन हो रहा है, वो निश्चित रूप से समाज को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। और इस प्रोसेस को रोकना नहीं है। इस जो धारा है, इस धारा को इसी प्रकार अपने शक्ति से, अपने पूर्ण मानसिक और शारीरिक समर्थन से इस धारा को प्रबल बनाते रहना है। निश्चित रूप से समाज लाभान्वित होगा। आज ये खुशी का विषय है ना कि आज इतने कम उम्र में इतने आप जहानाबाद से लेकर बेतिया, चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, जमुई, कहां के लोग, समाज, हर जगह के लोग जो है आज एक चेन में बंध रहे हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और जहां तक बात है भैया अविनाश भैया, आपने कांग्रेस की कही, तो कांग्रेस तो कौन सी, हम तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो उसके पक्ष में हम अपनी बात रखें या विपक्ष में रखें। हम गैर राजनीतिक रूप से बढ़ रहे हैं और हम अपने इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके इंटरेस्ट, आपके एजेंडे पे नहीं चलेंगे, हम समाज के एजेंडे पे चलेंगे। हम समाज के एजेंडे पे ही चल रहे हैं। और जो उस एजेंडा को मानेगा, जो हमारी बातों को समझेगा, उसके आगे हम उसी का हम समर्थन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन बाबू इस आवाज को पहुंचाने के लिए 99 ग्रुप्स में। और फिर उसके बाद मैं और एक चीज कहना चाहूंगा।
बाहुबली संस्कृति पर मैं विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूं। मैं अगर जो भी इंटेलेक्चुअल फील्ड से आता है या फिर जो शिक्षित वर्ग से आता है या शिक्षा से जिसका जुड़ाव रहेगा, वो अपने समाज में इस प्रकार की संस्कृति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगा। और आज के युवा में जो क्रेज एक बना हुआ है, जिसका मैं धुर विरोधी आज नहीं, एक लंबे समय से मैं धुर विरोधी रहा हूं बाहुबली संस्कृति का, उस पर समाज को सोचने का जरूरत है। मैं मानता हूं 90 के दशक में ऐसी परिस्थिति आई जिस समय एक लड़ाई छिड़ी, और उस लड़ाई में हम माने कि अगर खुद को लामबंद नहीं करते या हम उस लड़ाई को लड़ने की नहीं ठानते तो शायद हमारा भी वजूद और स्वाभिमान नहीं बचता। लेकिन आज की स्थिति में कुछ जो संस्कृति है जिस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, ये चिंताजनक है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि समाज में इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जो एक क्षेत्र है, अगर आप देखिए, जो लखीसराय से जुड़ा हुआ बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, उस क्षेत्र में एक समय ऐसा हिंसा प्रतिहिंसा का समाज के अंदर दौर चला है, और ये दौर कहीं ना कहीं कुछ मगध के जोन में भी कुछ जिलों में देखने को मिलता है, भोजपुर में भी देखने को मिल रहा है, इवन आज भी देखने को मिल रहा है। बेलाउर जैसा गांव में भूमिहार कहीं मर्डर करता है, एक महीना में 1-2 मर्डर हो ही जाता है। वहां ऐसा स्थिति अभी बना हुआ, 2 फैक्शन इस तरह का बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आप बोलिएगा जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति का जो बाहुबली संस्कृति है, उसका इतना खराब परिणाम हुआ कि एक घर में 4-4 विधवा है। 4-4 विधवा हम अपने स्वजातीय ऐसे कई घर मिल जाएंगे जब एक घर में 4-4 विधवा है। क्या कारण है? तो क्या उस संस्कृति को सींचने रहने में हमारा क्या फायदा हो सकता है? समाज को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा बात मैं अभी रखना चाहता हूं कि 10 साल और 12 साल के लड़के, अभी तो कुछ कम हुआ, एक समाज में चेंजेस आ रहा है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, आना भी चाहिए। नहीं तो यहां तो जो बाढ़ बढ़ैया या फिर जो इस इलाके में जो है, एक समय था जब 10-10, 12 साल का लड़का जो है कमर में पिस्टल लेके चलता था। आप बताइए कि 10-10, 12 साल की उम्र में जो कमर में पिस्टल लेके चलता है, उसका क्या भविष्य है? मुझे आप बताइए। और जो बाहुबली संस्कृति आप कहते हैं, उनसे मुझे 10 संस्कार बताइए जो आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को सिखाना चाहेंगे। क्या वो हथियार लेके चलते हैं? क्या मतलब किस प्रकार का 10 गुण आप हमें बता दीजिए जो अपना बेटा और पोता में आप डालना चाहेंगे। और समाज का छवि निश्चित रूप से इससे प्रभावित होता है। हमारा समाज एक बौद्धिक समाज के रूप में ही जाना जाता रहा है। इस समाज ने रामधारी सिंह दिनकर दिया है, इस समाज ने सर गणेश दत्त दिया, इस समाज ने राहुल सांकृत्यायन दिया, और इस समाज ने बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया भी दिया। तो मैं उस समाज को लेकर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन समाज के छवि को, जिससे छवि को ठेस पहुंचती है, और इस समाज के जो इतिहास है, जो गौरवपूर्ण विरासत है, उसको धब्बा लगता है, उस मैं विरासत को ढोने के लिए तैयार नहीं हूं। और निश्चित रूप से युवा वर्ग के बीच से भी उस विचारधारा का उन्मूलन होना चाहिए। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं। और एक लास्ट, मैं अंतिम में कुछ बात और रखना चाहता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं मैं देता हूं अपने तरफ से, और दही चूड़ा पर्व की बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और संगठन के रूप में माननीय अध्यक्ष आशुतोष भैया के तरफ से एक विशेष पहल है, जिसमें समाज के जो वंचित वर्ग हैं या हरिजन वर्ग हैं, उनको भी अपने साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल किया जाए। और मैं इसे सामाजिक समरसता की ओर बढ़ा हुआ एक कदम मानता हूं। और अगर आप देहात संस्कृति, जो हमारा मूल संस्कृति है, देहात की ओर अगर आप चलते हैं, तो ऐसा कोई पर्व नहीं जो आप इन जातियों, जो समाज के निचले तबके हैं या फिर जो दलित हैं, हरिजन हैं, वो तबकों के बिना आपका एक भी पर्व त्योहार नहीं मना है। आप दिवाली मनाते हैं, कुम्हार हो गया, धोबी हो गया, सब आपके यहां कुछ ना कुछ
आशा लेकर आता है। आप कुछ दान देते हैं, दान देते ही हैं, साड़ी, कपड़ा, पैसा, सब चीज देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, यही कहने का मतलब है कि ये समाज भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज सामाजिक समरसता का शुरू से इस चीज के पक्षधर रहा है, इस चीज को सींचा है, इस चीज को लेकर चला है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सामाजिक समरसता को, इस ताने बाने को हम और मजबूत करें और उन राजनीतिक, जाति की राजनीतिक, खूनी राजनीति करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा दें, जो इसे विखंडित किया अपने राजनीतिक गेन्स के लिए, और एक सुखद समय, सुखद भविष्य की हम कामना करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ साथ आप सभी को, जो आप सभी का विचार, आप सभी की राय मैं आमंत्रित करता हूं, जो आप कमेंट के माध्यम से रखेंगे, मैं उसका हार्दिक स्वागत करूंगा। आपकी आलोचना, आपका कोई शिकायत, उसे भी अपने सिर आंखों पर रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मकर संक्रांति जहां भी संगठन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में 15 तारीख को गुरुग्राम में सेक्टर 10A कृष्ण मंदिर में मनाया जा रहा है। पटना में माननीय पंकज भैया के निर्देश में, देख रेख में वहां मनाया जा रहा है। जहां भी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, कृपया उसके सहभागी बने। प्रणाम आशुतोष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके सहभागी बने और हमें गौरवान्वित करें और समाज की इस लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर हम सभी आगे बढ़ाएं, हम सभी भाई आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, प्रणाम।